जय हिंद दोस्तों। भारतीय के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं संदीप भारतीय और ये कार्यक्रम है भारत की बात संदीप भारतीय के साथ। तो ये समाचार का कार्यक्रम है। इसमें हम आपको भारत के हित से जो जुड़ी खबरें हैं वो बताएंगे और इसमें खेल की और मनोरंजन की देश विदेश की खबरें भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं पूरी टीम की तरफ से कि आप मास्क जरूर लगाएं। अभी यहाँ रूम में कोई और नहीं है इसलिए मैं मास्क हटा देता हूँ, लेकिन कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो सावधानी आप ज़रूर बरतें और मास्क ज़रूर लगाएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सामाजिक दूरी आप बना के रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस कार्यक्रम में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बात है, ये आपसे जुड़ी बात है। तो अभी जो खबर आ रही है मैं आपको बता दूं। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत जी, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और ये जो खबर है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद गुरुवार शाम ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और फिलहाल गहलोत होम आइसोलेशन में हैं। गहलोत गत वर्ष यानी कि पिछले साल 29 अप्रैल को भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। तो ये फिर से हुए हैं अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से। और उन्होंने कहा कि आज शाम मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया था। मेरे बेहद हल्के लक्षण हैं एवं कोई अन्य परेशानी नहीं है। आज मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है कि वह स्वयं को आइसोलेट कर ले एवं अपना कोविड टेस्ट अवश्य कराएं। ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। तो वो फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पिछले साल अप्रैल में भी उनको कोरोना हुआ था। और कोरोना की हम बात कर लें तो दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया है। दिल्ली में एक दिन में 41% की वृद्धि हो गई है जो कोरोना केसेस थे। तो यानी कि कल जो 10,600 के करीब जो मामले आए थे, आज मामले बढ़ के 15,097 हो चुके हैं दिल्ली में, केवल दिल्ली में। इस खबर पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो सभी से निवेदन है कि कोरोना से अपना बचाव अवश्य करें। तो दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 15,097 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 41% अधिक है। यह 8 मई के बाद एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं, जब 17,364 मामले दर्ज किए गए थे। यानी कि 8 मई को इससे ज़्यादा मामले आए थे। उसके अलावा 8 मई के बाद मामले कम होते चले गए और इतने मामले नहीं आए। तो एकदम ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। आप ये देखिए, तो 3 दिन पहले जैसे करीब 3,000 के करीब के केस थे, फिर 5,000 के करीब केस पहुंच गए अगले दिन, फिर ये 10,500 केस हो जाते हैं और फिर 15,000 केसेस हो गए हैं दिल्ली में। तो सभी से निवेदन है कि अपना ख्याल रखिए और मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ का जो एरिया वहाँ ना जाएं और कोशिश करें आप घर में ही रहें। बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं खबर पे। दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 15,097 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 41% अधिक है। यह 8 मई के बाद एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। और जब 17,364 मामले आए थे 8 मई को, पिछले साल 2021 की बात कर रहे हैं, नए मामलों के साथ शहर में कुल संक्रमण की संख्या 14,79,463 हो गई है। यानी कि ये आज तक की जो तीनों लहर है उसमें जो लोग संक्रमित हुए हैं उनका ये आंकड़ा है। और पिछले 24 घंटों में कुल 6 कोविड की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 25,127 हो चुकी है। यानी कि पहली लहर, दूसरी और तीसरी लहर मिला के ये 3 लहर में 25,127 दिल्ली में मृत्यु हो चुकी है। इस बीच शहर में कोविड संक्रमण 15.34% हो गया है, जो पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक है। 15.34% कोविड संक्रमण, मतलब जो टेस्टिंग हो रही है उसमें 100 में से 15 लोगों का करीब, आप ये कह सकते हैं कि उनका जो टेस्ट हो रहा है तो 15 लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। बहुत ज़्यादा है ये। और दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शहर में 12 मई में
पॉजिटिविटी दर 17.02% दर्ज की गई थी। तो पिछले साल जो 12 मई था उसमें करीब 17% जो पॉजिटिविटी रेट था वो था। 12 मई के बाद ये सबसे बड़ा जो पॉजिटिविटी रेट है, सबसे ज़्यादा आज आप कह सकते हैं जो सामने आया है 15.34%। तो सब फिर से हम निवेदन करते हैं, तो खासकर मुंबई और जो महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो दिल्ली वासी और जो मुंबई वासी अपना ख्याल रखिए, पूरा देश को वैसे ख्याल रखने की अपनी ज़रूरत है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 24 घंटे में जो मामले आए हैं वो 3121 और एक की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। केरल में ओमिक्रॉन के 50 नए केस आए हैं। ओमिक्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, 50 नए केस आए हैं। तो एक ये भी खबर है। तो बहुत ही ख्याल रखने की जरूरत है आपको कोविड से, और स्थिति नहीं तो हाथ से बाहर निकल जाएगी। अब ये देखिए कि एक दिन पहले, 3 दिन पहले 3000 मामले आते हैं दिल्ली में, फिर 5000 हो जाते हैं, फिर 10,000 और आज 15,000। कैसे ये ग्रो कर रहे हैं? तो बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, और बहुत ज़रूरी हो तो भी आप घर से बाहर निकले। फेस मास्क का जो आपको इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी आपको बना के रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें इसका ख्याल रखना है। ब्रह्मदत्त शर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ब्रह्मदत्त शर्मा जी योगा के टीचर हैं, बहुत ही बढ़िया ये टीचर हैं, ट्रेनर हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं योगा के लिए, योगा क्लासेस के लिए, और बहुत ही बेहतरीन इंसान है। तो अब एक मैंने आपको ये खबर बताई, आगे हम बात करते हैं जो सुरक्षा चूक हुई है। जो कल नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री जब पंजाब में गए थे, तो वहाँ उनके जो काफिला था उसको वापस लौट के आना पड़ा। वहाँ किसानों ने बीच में जब वो फ्लाईओवर के ऊपर थे तो आगे नहीं उनको जाने दिया, तो वापस 15-20 मिनट उन्होंने वेट किया, फिर वो वापस लौट के आए और फिर उन्होंने ट्वीट किया था कि अपने मुख्यमंत्री जी को कह देना कि मैं बच के वापस आ गया हूँ और धन्यवाद। और ब्रह्मदत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि सर बच्चों के लिए क्या यह ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक है? बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल खतरनाक है, पर एक जो राहत की बात है कि जो बच्चों की जो वैक्सीन है वो शुरू हो गई है। तो आप जो 15 साल के बच्चे हैं तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो रजिस्टर करा सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके वो अपना जो रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। तो बच्चों की वैक्सीन शुरू हो गई है, और ये जो केसेस हैं ये इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। मैंने देखा है जो हमारे मित्र जो संक्रमित हुए हैं उसमें, तो 4-5 दिन में लोग ठीक तो हो रहे हैं, इसमें मौतें भी नहीं हो रही। मौतें भी दिल्ली में भी काफ़ी कम मौत हुई है, 7-8 पूरे मिला की जो मौत हुई है। तो लेकिन ये है कि ये ग्रो बहुत ज़्यादा कर रहा है एक साथ ही। जैसे मैंने बताया कि 3,000 से 5,000, अगले दिन 10,000, 10 से 15,000। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, तो इस पे खास ध्यान देना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री का जो काफिला था वो वापस लौट के आए थे, तो उन्होंने फिर ट्वीट किया कि अपने ANI न्यूज़ को बोला उन्होंने कि अपने CM साहब को कह देना, चन्नी जी को, कि मैं वापस लौट के आऊँ। तो वो जो सुरक्षा का जो चूक थी, वो जो मामला था वो काफ़ी आगे बढ़ गया। तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने जानबूझ के करवाया है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और जो चन्नी है जो CM है पंजाब के, वो कह रहे मैं खुद इसलिए नहीं आ पाया उनसे मिलने के लिए क्योंकि मेरे PA को कोरोना हो गया था। तो आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। पंजाब में चुनाव भी हैं, तो ये तो होगा ही। तो अब ये देखना है कि इसमें कमेटी भी बिठा दी गई है पंजाब सरकार के द्वारा कि असली ये गलती, ये चूक कहाँ हुई। और देश भर में लोग जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं, तो वो उनके लिए जाप भी कर रहे हैं। तो बीजेपी के जो लोग हैं वो सामने आए हैं और वो कांग्रेस पार्टी को इसका सीधा सीधा जिम्मेदार मान रहे हैं इस बात को। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी से ऑर्डर भी हमें आए हैं। सोनिया गांधी ये कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री है, उनका खास ख्याल रखना चाहिए था, और जो चूक हुई है एक कमेटी बिठाओ और ये जांच करो कि भाई ये चूक हुई कहाँ पे। तो इसका जो आगे अपडेट आएगा हम उसको बताएंगे आपको। इसमें
जो चन्नी ने कहा, मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, तो चन्नी क्या कह रहे हैं इसमें। संदीप त्रिपाठी जी नमस्कार। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस का प्लान पीएम को हिट करना या ब्लास्ट करने का नहीं था, बल्कि किसी करने का नहीं था। और तो काफ़ी ये जो इन्होंने मैसेज लिखा काफ़ी बड़ा है त्रिपाठी जी। तो ये पूरा मैसेज स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। नहीं था, बल्कि मॉब लिंचिंग का प्लान था। यही कारण था कि पहले पुलिस ने रूट क्लियर बोलकर एसपीजी को जाने दिया और बाद में बीकेयू के गुंडों को सूचित करके गुप्त रूट का पता बताया। उसके बाद जब फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला, ये आपका मैसेज अब पूरा दिखाई नहीं दे रहा त्रिपाठी जी, क्योंकि दूसरे मैसेज आ गए हैं। मैं एक बार मैसेज पढ़ने का प्रयास करता हूँ। एक मैसेज रोबी जी, या जो आखिरी मैसेज है वो ये कह रहे हैं कि सर क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगेगा? अब ऐसा इतना जल्दी तो ये ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाएगा रूबी जी, क्योंकि जो चन्नी सरकार है वो मना कर रही है साफ साफ कि इसमें हमने कोई साजिश हमारी नहीं थी। इस पर कमेटी भी हालांकि उन्होंने बिठा दिया है, लेकिन कमेटी तो अब पंजाब सरकार की है, तो वो उनके अगेंस्ट तो कुछ डिसीजन देगी नहीं। वो तो उन्हीं के जो जैसे, क्योंकि जैसे पंजाब की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार को अगेंस्ट तो वो डिसीजन देगी नहीं। तो इसमें तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट कोई कमेटी बैठी, किसी ट्रांसपेरेंट कमेटी का गठन हो और वो जांच पड़ताल करे, तब ये मामला सामने आ सकता है कि ये असली हकीकत थी क्या, ये जानबूझ के हुआ क्या। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होना, ये भी बड़ा आप ये कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक है कि चन्नी साहब प्रधानमंत्री जी से मिलने नहीं आए, जो प्रोटोकॉल होता है, और फिर या उनकी जो टीम के और जो मेंबर्स था वो भी मिलने नहीं आए। फिर एकदम आगे फिर जैसे जो उनको जो रास्ता भी बड़ा सीक्रेट होता है कि कौन से रास्ते से पीएम नरेंद्र मोदी जी या जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किस रास्ते से आते हैं, तो वो सिर्फ पंजाब सरकार को पता होना चाहिए था। तो जो किसान थे उनको कैसे पता चल गया कि भाई ये इसी रूट से आने वाले हैं, और उसके आगे आके वो रूट पे बैठ गए। और बहुत सारे हमने वीडियो देखी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज हम रैली नहीं करने देंगे प्रधानमंत्री जी को, तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, इसका तो कहीं ना कहीं पता करना चाहिए और कोई ट्रांसपेरेंट कमेटी बैठनी चाहिए कि ये हुआ कैसे, क्योंकि पहले कभी हमने नहीं देखा ऐसे सुरक्षा में चूक। तो इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और जिसने भी ये किया है इसकी जो सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ मैं नहीं समझता बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जांच कमेटी जो ट्रांसपेरेंट हो वो जरूर बैठनी चाहिए इस बात के ऊपर। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सर ये किसान के नाम पर खालिस्तानियों की साजिश है। और प्रदीप मित्तल जी कह रहे हैं प्लीज़ लाइन पे ले। तो ये आप अपने विचार रख सकते हैं प्रदीप मित्तल जी इस मामले में, और मैं कोशिश करूंगा जो कमेंट्स है वो पढ़ने के लिए। और आगे जो चन्नी सरकार का मैं आपको बता देता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि भाजपा की रैली में बमुश्किल 700 लोग आए और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना कदम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि लोग कम थे रैली में, इसलिए वो वापस चले गए हैं, और ये उन्होंने बहाना मार दिया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि भाजपा की रैली में बमुश्किल 700 लोग आए और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जो कदम थे वापस लेने पड़े, इसके लिए मजबूर हो गए। और बाद में सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर दोष बढ़ दिया है, ऐसा चन्नी सरकार कह रही है, पंजाब सरकार कह रही है। और पंजाब के राष्ट्रवादी साख पर सवाल उठाने वालों को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने स्पष्ट किया है कि पंजाबियों ने कभी भी देश के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटे और देश में किसी अन्य की तरह देशभक्त है, ऐसा चन्नी कह रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि
भाजपा और केंद्र सरकार कोई अफवाह ना फैलाए। पंजाब में पीएम की जान को कोई खतरा नहीं था। मैंने पीएम से बात करने का अनुरोध किया है, वो मेरे सम्मानीय हैं और मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं। पंजाब पुलिस में इसमें कोई गलती नहीं थी, एक छोटी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, ऐसा चन्नी जी कह रहे हैं। और प्रदीप जी कह रहे हैं सर कई वीडियो जाना ही है, हम भी सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। पंजाब की सोशल मीडिया पर कई वीडियोस हैं कि रैली। ये एक और मैसेज है, तो पुराने वाला मैसेज चला गया है, तो मैं कोशिश करूंगा ये मैसेज पढ़ने के लिए, जो अगला मैसेज आएगा। और ये एक तो ये हमने आपको बताया कि चन्नी क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा जो सुरक्षा चूक मामले में लेकर कांग्रेस अध्यक्षा यानी कि सोनिया गांधी, उन्होंने सीएम चन्नी से की बात करी है और बोलेंगे पीएम पूरे देश के हैं, जिम्मेदार के खिलाफ करें कार्रवाई। तो सोनिया गांधी का ये बयान आता है, वो कह रही कि मैंने बात करी है चन्नी से और मैंने कहा कि भाई पीएम पूरे देश के हैं, उन पे जिसने ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पंजाब दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी से गुरुवार को बात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चन्नी से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री चन्नी से कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की जो सुरक्षा चूक का मामला काफ़ी ज़्यादा गर्माता जा रहा है और इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चन्नी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक खबर ये भी है कि आज प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति कोविंद जी से आज मिले हैं और राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है कि भाई ये जो सुरक्षा में चूक हुई कैसे है। और राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ने इस गंभीर सुरक्षा चूक के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करी है। और पंजाब में अपनी सुरक्षा में बड़ी चूक के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार 6 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और उन्हें उनके काफिले में सुरक्षा उल्लंघन का फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया है। राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ने इस गंभीर सुरक्षा चूक के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। और इसमें जो ट्वीट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि कोविंद जी ने, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद met Prime Minister Narendra Modi at the Rashtrapati Bhavan today and received from him a first-hand account of the security breach in his convoy in Punjab yesterday. The president expressed his concerns about the serious lapses. तो एक ये खबर है। और बाकी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी कड़ी आलोचना की है। सुरक्षा चूक की जांच को लेकर आईबी ने जारी किया आदेश, एजेंसियां इन बातों पर रखेंगी नज़र। तो आईबी ने भी ये कह दिया कि आगे किस बात पर नज़र रखनी है। अब तो ये सुरक्षा चूक जो होगी आगे किन किन बातों पे नज़र रखनी है उसका भी जो आईबी ने कहा है उसके बारे में। और प्रदीप मित्तल फैन क्लब जी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जब किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, जब मोदी जी क्यों नहीं मिले, अब इलेक्शन सामने है तो अब भी तो किसानों से मिलने जा रहे हैं। तो ये एक सवाल उठाया है प्रदीप जी ने। और जो इसमें जो इनके समर्थन में है कि भाई अब मिलना ठीक था या जैसे मिलना नहीं चाहिए, तो आपने वो आप अपनी राय दे सकते हैं। और जो मैं खबर आपको आगे बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को पंजाब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है। तो पंजाब सरकार ने कमेटी का गठन करा है, तो उसका रिपोर्ट का इंतजार है गृह मंत्रालय को। और गृह मंत्रालय ने ये जानना चाहते हैं कि पीएम के रूट के दौरान एसपीजी नियमों का पालन हुआ था या नहीं हुआ था। वहीं एसपीजी और आईबी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एक ये खबर है। और
अगली जो ये जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, तो वो भी जानकारी जुटा रहे हैं, बड़े और कड़े फैसले लेंगे। और बीजेपी के जैसे बताया कि नेताओं ने तो काफ़ी इसकी आलोचना करी है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 3121 नए मामले आए हैं कोरोना के, जो कोविड के मामले हैं, और एक की मौत हुई है। केरल में ओमिक्रॉन के 50 नए केस, तो आप ध्यान रखिएगा। और केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा एक साथ केसेस बढ़ जाएंगे। अब बोला ये जा रहा है कि जितनी जल्दी से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है जो ये कोविड केसेस, तो अगले महीने फरवरी में ये कम होते चले जाएंगे। तो जितनी जल्दी बढ़ रहे हैं उतनी जल्दी ये कम भी होते चले जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से वो घड़ी आए और ये केसेस कम हो जाएं। और कुछ जो अन्य खबरें, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप रख सकते हैं। ये भारत की बात है और देश हित की बात है, तो जो भी आपके मन में सुझाव हैं, सवाल हैं, वो आप रख सकते हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जो बसें लोगों को लेने गई थी वह खाली आई हैं। बीजेपी की रैली में कहीं ना कहीं बीजेपी की रैली फेल हो चुकी थी, इसका भी असर हुआ है जो मोदी जी वापस आए। तो प्रदीप मित्तल फैन क्लब जी की जो टीम है वो कह रही है कि जो रैली थी जो बीजेपी की, तो उसकी जो बसें खाली आ रही थी, वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, इसीलिए जो चन्नी सरकार कह रही है कि इसलिए ये किया गया। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो टीम है प्रदीप मित्तल जी की, तो वो भी यही बात कह रही है कि जो रैली करनी थी वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए ये बहाना मतलब मार दिया गया कि भाई सुरक्षा में चूक हुई, इसलिए वापस चले गए। तो ये प्रदीप जी का कहना है इस मामले में। ये भारत की बात है और सभी अपनी बात रख सकते हैं, और ये जनता को फिर डिसाइड करना है कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। तो वोट का अधिकार जनता को होता है, और जनता को देखना है कि कौन उनका अच्छा कर रहा है, कौन उनके हित में काम करता है, कौन हित के काम नहीं कर रहा। पंजाब में इलेक्शन है, तो लोगों के हाथ में बटन होगा, और वो बताएंगे भाई कि कौन से किसको, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, या वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर इनकी जो पार्टी बनी है, तो इनकी ये सरकार बनाएंगे। तो ये जनता के हाथ में है, और जनता सबसे बड़ी, अभी कह सकते हैं, उन्हीं के हाथ में जो सत्ता की चाबी होती है। और वो सब बात को देख रहे हैं कि ये असल में किया गया, या ये वोट भीड़ इकट्ठी नहीं होती इसलिए किया गया। जो भी मामले हैं, जनता बहुत समझदार हो गई आजकल, और आजकल हर एक चीज़ पे जनता ध्यान रखती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने सभी भागीदारों से महामारी रोधी नियमों को पालन करने की अपील करी है। तो बीजिंग में जो गेम्स होने हैं उसके लिए उन्होंने सभी से ये कहा है कि भाई जो कोरोना के जो प्रिकॉशंस है वो सभी को लेने चाहिए। तो बीजिंग में 6 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 5 जनवरी को विश्व के विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधि, विभिन्न देशों और क्षेत्रों के ओलंपिक समितियों को और अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक खेल संघ के साथ सिलसिलेवार बैठक बुलाई है। और उन्होंने पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक की तैयारी का परिचय दिया है। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो कोरोना की गाइडलाइंस है वो सभी फॉलो करें। तो ये विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है। ये जो चाइना में ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसने ये बैठक बुलाई है, और सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये उन पे बात हो रही है। और जो अन्य खबरें हैं मैं आपको वो भी बता दूं। और इजराइल में 1,07,000 टर्की बर्ड फ्लू से संक्रमित हो गए हैं। ये इजराइल की बात है जो खबर है। तो 1,07,000 जो टर्की लोग हैं तो वो बर्ड फ्लू से संक्रमित हो गए। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल के अधिकारियों ने लगभग 1,07,000 टर्की के H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का पता चला है। और मंत्रालय के अनुसार संक्रमित टर्की तटीय शहर केसरिया के पास एवियल गांव के एक खेत में पाए गए हैं। और समाचार एजेंसी के अनुसार इस हॉटस्पॉट उत्तरी गांव रामान के 2 तरह के दरबे हो गए हैं, जहां मंगलवार को 62,500 संक्रमित टर्की का पता चला था जिनको बर्ड फ्लू हो गया है।
और उत्तरी और दक्षिणी इजराइल के संक्रमित मुर्गियों और टर्की के दर्जनों कूप्स का पता चला है। प्रदीप मित्तल फैन क्लब जी कह रहे हैं कि 750 किसान शहीद हो गए। अब तक केंद्र सरकार ने मुआवजे की कोई बात नहीं कही है, केंद्र सरकार को कोई गारंटी नहीं दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो प्रदीप मित्तल जी ने कहा कि जो किसान शहीद हो गए, जो केंद्र सरकार को मुआवजा देना था वो क्यों नहीं दिया गया। बिल्कुल, अगर जो केंद्र सरकार ने जो कमिट करा है उनको बिल्कुल करना चाहिए। और जो उन्होंने ऑफिशियली जो बयान दिए थे और जो जो उसमें एग्रीमेंट हुआ था, जब बीजेपी सरकार ने, जब मोदी सरकार ने जब ये कह दिया कि भाई जो किसान अपना आंदोलन, जो ये जो बिल थे उनकी वापसी हो गई थी, तो जो जो एग्रीमेंट में हुआ था वो बिल्कुल करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो वो चीज़ गलत है। वो जो, क्योंकि जो बात सरकार ने कही है उसको फॉलो बिल्कुल करना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। और स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोविड बूस्टर डोज का रिकॉर्ड बनाया है। तो स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उनका ये कहना है कि जो बूस्टर डोज लगी है कोविड की, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बना दिया है। तो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को घोषणा की कि देश भर में बढ़ती बीमारियों के कई रिकॉर्ड तोड़ दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 बूस्टर शॉट्स के लिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को कुल 2,22,565 बूस्टर टीकाकरण किए गए। दूसरे और तीसरे इंजेक्शन के बीच आबादी के न्यूनतम अनुशंसित समय को 5 से 4 महीने तक कम करने के 2 दिन बाद, और यह टीका 10 जनवरी से 5 से 11 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए उपलब्ध होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो टीका, जो नया जो बूस्टर डोज है, तो 10 जनवरी से 5 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया में ये उपलब्ध हो जाएगा। और बुधवार को कुल 2,22,565 बूस्टर जो डोज लगे या वैक्सीनेशन लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो एक रिकॉर्ड है। तो ऐसा स्कॉट मॉरिसन का कहना है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं। और इटली से अमृतसर आए विमान में कोरोना विस्फोट, 125 यात्री संक्रमित मिले। तो सभी को बहुत ध्यान रखना है, ये मुश्किल का समय है और हमें सावधानी जरूर बरतनी है। अब कुछ खेल की बात कर लें तो खेल में एक अच्छी खबर नहीं है। भारत की टीम, साउथ अफ्रीका ने भारत की टीम को हरा दिया है। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 240 का टारगेट दिया था और साउथ अफ्रीका की टीम ने वो आसानी से बना लिया। आज जो मैच हुआ था तो 118 पे 2 खिलाड़ी आउट थे कल साउथ अफ्रीका के। कल तक आज 240 3 विकेट के नुकसान पे उन्होंने बना लिया और बहुत ही शानदार जीत दर्ज करी। और 240 3 विकेट पे बनाना बहुत बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका ने पिछले 10 साल में केवल एक बार ही 200 का आंकड़ा आखिरी इनिंग में पार किया था और इस बार उन्होंने वो कर दिया। तो सभी भारतीय फैंस बहुत मायूस हुए इस हार से। जो भारतीय टीम की जो हार हुई है, सभी को काफ़ी मायूसी लग रही है। तो मैं एक बार स्कोर आपको जरूर बता देना चाहता हूँ कि स्कोर क्या रहा। साउथ अफ्रीका ने पहले 229 बनाए थे और भारत ने फिर 202 बनाए थे। पहले भारत की जो इनिंग थी, भारत ने 202 बनाए थे, फिर साउथ अफ्रीका ने 229, फिर भारत ने 266 रन बनाए थे और 240 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को, जो काफ़ी मुश्किल टारगेट था इस पिच पे, अभी कह सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने आराम से 243 3 विकेट के नुकसान पे बना दिया और ये जीत हासिल करी 7 विकेटों से। और बहुत ही शानदार ये जीत रही साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करें तो। लेकिन भारतीय फैंस को बहुत निराशा हुई क्योंकि हमें लग रहा था ये मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन ये मैच नहीं जीत पाए। जो 243 का जो स्कोर था, जो 240 पार करना था, तो मार्क राम ने 31 बनाए। कैप्टन एल्गर, इन्होंने 96 रन नॉट आउट की पारी खेली, बहुत ही शानदार पारी खेली कैप्टन एल्गर ने और ये अंत तक नॉट आउट थे। 96 रन, 4 रन से अपने तक से चूक गए। कीगन पीटरसन ने 28 रन की पारी खेली और डुसन ने 40 रन की पारी खेली। बवूमा जो बड़े अच्छे फॉर्म में है, उन्होंने वो 23 पे नॉट आउट थे अंत में। और एल्गर जो कप्तान थे 96 पे नॉट आउट थे, उन्होंने अपनी टीम को जीत दर्ज कराई और 243 3 विकेट के नुकसान पे
साउथ अफ्रीका टीम ने बना लिया और भारत के हाथ से मैच चला गया। तो आखिरी इनिंग में मोहम्मद शामी को 1 विकेट मिला, शार्दुल ठाकुर को 1 विकेट मिला और अश्विन को 1 विकेट मिला। जसप्रीत बुमराह और सिराज को कोई विकेट नहीं मिला जो आखिरी इनिंग थी। तो साउथ अफ्रीका का जो 240 रन चाहिए थे उनको 47 पे पहला विकेट गिरा था मार्कराम का, फिर पीटरसन का गिरा 93 पे दूसरा विकेट और फिर डुसैन का 175 पे, और फिर उन्होंने जो स्कोर था 240 का वो टारगेट पूरा कर लिया और भारत ये जो दूसरा टेस्ट मैच था ये हार गया। भारत पहले टेस्ट मैच जीता था, दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान कोहली नहीं थे तो राहुल कप्तान थे, केएल राहुल। तो ये मैच हम हार गए। अब तीसरा निर्णायक टेस्ट मैच बाकी है, तो अगर अभी सीरीज़ बराबर है 1-1 से, तो अगर ये मैच भारत जीतती है तो 2-1 से भारत सीरीज़ जीत जाएगी। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फाइनल फ्रंटियर है। साउथ अफ्रीका में कभी हम सीरीज़ नहीं जीते हैं, एक मैच हम जरूर जीते हैं लेकिन सीरीज़ नहीं जीते हैं। तो भारत को जी जान लगानी होगी, कप्तान कोहली की वापसी होगी जो पीठ में दर्द के कारण नहीं खेल पाए थे इस बार। तो ये देखना है कि तीसरा मैच क्या भारत की टीम जीतती है। पूरे 140 करोड़ जो हमारे जो भारतीय हैं उनको पूरा विश्वास है कि कोहली की टीम आके चैंपियन टीम ये तीसरा मैच जीतेगी और भारत की नाम सीरीज़ होगी साउथ अफ्रीका के साथ। तो ये जो भारतीय फैंस को मायूस करने वाली एक खबर थी। और अगला जो मैच है वो मैं एशेज़ का ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का चल रहा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले 416 रन बनाए और इंग्लैंड 13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे खेल रहा है और ये 2 दिन का खेल ख़त्म हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो 416 रन बनाए थे उसमें वार्नर ने 30, हैरिस ने 38, लेबुशन ने 28, स्टीवन स्मिथ ने 67, ख्वाजा जो पहले ओपनर थे तो उन्होंने बड़ी शानदार पारी खेली, 137 रन की पारी खेली उन्होंने। और ग्रीन ने 5, एलेक्स कैरी विकेटकीपर ने 13, कमिंस ने 24 जो कप्तान है, स्टार्क ने 34 और लॉयन ने 16 रन की पारी खेली है। और ब्रॉड को 5 विकेट मिले हैं। ये एशेज़ की हम बात कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात कर रहे हैं जो टेस्ट मैच चल रहा है उनका 14 टेस्ट मैच है। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस पहले ही जीत चुका है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम वाइट वॉश करना चाहेंगे यानी कि 5 मैच के जो मैच है 5 के 5 हम जीतना चाहेंगे, ऐसा ऑस्ट्रेलिया का कहना है। तो मैंने ये खबर आपको बताई खेल के लिए। और जो अन्य खबरें आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने आप सुझाव आप दे सकते हैं, क्योंकि भारत की बात में हम देश की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं। और अन्य जो खबर है बॉलीवुड की हम खबर की बात करते हैं। राजकुमार राव जो एक्टर हैं उन्होंने कहा है कि श्रीकांत बोला का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये मूवी की बात कर रहे हैं जो क्रिकेट पे जो मूवी बनी है 83, तो उसमें ये बात कर रहे हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव अपने एक से एक बेहतरीन किरदार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हर बार दर्शकों को अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से चकित किया है। और 6 जनवरी को राजकुमार की अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट की जो कि एक बायोपिक है। फिल्म की कहानी, अच्छा ये जो एक नई मूवी आ रही है राजकुमार राव की, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। फिल्म की कहानी उद्योगपति श्रीकांत बोला के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के बारे में अभिनेता राजकुमार ने कहा है कि भाई श्रीकांत बोला का किरदार निभाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ऐसा राजकुमार ने कहा है। तो कह रहे हैं कि श्रीकांत बोला का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एक इंस्पायरिंग कहानी, ऑन स्क्रीन चैलेंज से में ही मज़ा है। तुषार हीरानंदानी और भूषण कुमार के साथ इतनी शानदार जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ऐसा राजकुमार राव का कहना है। और अनुष्का शर्मा की चकदा एक्सप्रेस का टीज़र रिलीज़ हुआ है और लोगों ने काफ़ी अपनी प्रतिक्रिया दी है उसके ऊपर। तो ये एक खबर थी। तो हमने आपको भारत की बात करी, भारत के मुद्दों की, पॉलिटिक्स की हमने बात करी, स्पोर्ट्स की हमने बात करी, बॉलीवुड की हमने बात करी। तो और अन्य जो मुद्दे हैं आप वो आपके जो सवाल है आप वो रख सकते हैं या आपके कोई सुझाव है तो आप वो बता सकते हैं। और
पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए अमित शाह ने बनाई कमेटी, केंद्र ने दिए बड़े व कड़े फैसले के संकेत, एक ये खबर है। और सोनिया पर स्मृति ईरानी का पलटवार, देर से जागी राजनीतिक आत्मा देख रही है देश का आक्रोश, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है, जो पीएम की सिक्योरिटी में जो चूक हुई है पंजाब में उसके बारे में। तो अंत में बस हम ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली में 15,097 केसेज आ चुके हैं। तो दिल्ली वालों, आप मास्क लगा के जरूर रखिए, और हो सके तो आप घर में रहिए। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम है तभी आप घर के बाहर जाइए। तो जब भी आप घर से निकलें मास्क आप जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी आप बना के रखें, और सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिल्ली में। 3 दिन पहले 3,000 केसेस थे, फिर 5,000 केसेस हो गए, अगले दिन फिर 10,500 केसेस हो गए, और फिर अब 15,000 केसेस आए हैं जो आज की हम बात करें। तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये मई में इतने केसेस आए थे, अभी देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ मास्क लगाना है, जितना हो सके आप घर में रहें, बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर जाइए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ और मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सभी लोगों को सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि देश में तीसरी लहर आ गई है। तो ये भारत की बात थी। आप सबने अपने सवाल रखे, अपने सुझाव रखे, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सबका हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बात संदीप भारती के साथ ये कार्यक्रम था, और हमने जो भारत की जो खबरें थी, जो पॉलिटिक्स की थी, एंटरटेनमेंट की थी, और खेलों की खबरें, और अन्य जो राजनीतिक खबरें आपको बताई। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और देश के लिए अच्छे काम करें, ताकि आपके परिवार का नाम रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। और सबसे ज़रूरी, घर में रहना है ज़रूरी, और बाहर निकले तो मास्क लगाना बहुत है ज़रूरी, और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन कीजिए। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।